Hi dear student, welcome to the YouTube channel of Samej Career Institute. इस पर्टिकुलर चैनल में हम लोग फिजिक्स के 11th और 12th के जो कि बोर्ड के लिए काम आ सकते हैं। अगर आप जेई मेन, जेई एडवांस, नीट, एनडीए, केवीपीवाई ऐसी कोई भी नेशनल लेवल की या स्टेट लेवल की एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो तो उसके काम आ सकते हैं। ऐसे फंटास्टिक वीडियोस आपको मिलेंगे। सारे कंसेप्ट यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करूँगा, बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। और हमारा एक कहना है कि कंसेप्ट अंडरस्टैंड करने की चीज़ होती है। हर कॉन्सेप्ट में, स्पेसिफिकली फिजिक्स में, मैथमेटिक्स में, इवन कुछ पार्ट केमिस्ट्री में, जहाँ पे आप सोच सकते हो कि ये चीज़ ऐसे क्यों है। मीन्स ऑलवेज यू कैन आस्क योर सेल्फ कि वाई सो, ऐसा क्यों। तो मैं वो चीज़ भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। जहाँ जहाँ पे जो जो भी पॉसिबल है डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। यानी कि will understand concepts and we will not only memorize it। खाली अंडरस्टैंड मेमोराइज नहीं करेंगे, अंडरस्टैंड भी करेंगे। तो इस पूरी जर्नी में हम ऑफ कोर्स अलग अलग चैप्टर्स लेंगे। आप इन चैप्टर्स के वीडियोस को प्रॉपरली देखिए, अपनी खुद की नोट्स बनाइए। जो चीज़ों को रिवाइज करने की ज़रूरत है उनको बार बार रिवाइज कीजिए। ज़रूरी है डेफिनेटली है कुछ फार्मूलों को याद रखना, तो उनको याद भी कर लीजिए। अगर इस पर्टिकुलर वीडियो की मैं बात करूँ तो फिजिक्स का वो टॉपिक जो खाली आपको एक या दो चैप्टर के लिए नहीं बल्कि पूरे साल भर 11th में भी 12th में भी काम आता है, उसको पढ़ने वाले हैं। टॉपिक का नाम है स्केलर्स एंड वेक्टर्स। वैसे अगर मैं एनसीईआरटी के बुक की बात करूं तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन, इस चैप्टर में ये सारे कॉन्सेप्ट इंक्लूड है। हमने इसको एक सेपरेट चैप्टर की तरह लिया है। तो आप किसी भी स्टेट बोर्ड में पढ़ते हो ये टॉपिक आएगा ही आएगा। चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम है, मैंने कहा, स्केलर्स एंड वेक्टर्स। और इस पर्टिकुलर वीडियो की अगर मैं बात करूं तो इस वीडियो में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन एंड बेसिक टर्मिनोलॉजीज। हम पढ़ेंगे स्केलर क्या है, हम पढ़ेंगे वेक्टर्स क्या होते हैं। ये एक टिपिकल टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज है और फिजिकल क्वांटिटी का ये क्लासिफिकेशन है, ठीक है। फिर एक वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, मैथमेटिकली, अलजेब्रिकली इसको सिंबल में कैसे लिखेंगे। और बाद में हम ये भी देखेंगे कि इसका पिक्चोरिकल फॉर्म या ज्योमेट्रिकल फॉर्म इसको कैसे लिखेंगे। आगे जाके हम इसी वीडियो में वेक्टर के अलग अलग टाइप्स भी पढ़ेंगे। छोटी मोटी चीज़ें जो कि बहुत काम की हैं, क्वेश्चन में कहीं पे तो अचानक कुछ वर्ड्स आ जाते हैं। ऐसी हर बेसिक चीज़ को मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सो शुरू करते हैं हम लोग एक एक चीज़ को समझना। ओके, यहाँ पे हर चीज़ को डिटेल में मैं पढ़ूंगा नहीं, जहाँ पे ज़रूरत है थोड़ा सा चीज़ें बता दूंगा, लेकिन आप वीडियो को पॉज करके आपके हिसाब से पढ़ सकते हो। देखिए, व्हाट इज स्केलर। स्केलर को समझने के पहले हम लोग एक चीज़ की बात करते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती है। एनी क्वांटिटी जिसको हम लोग गिन सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, फिजिक्स में उसको फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। उसका यूज़ करके हम लोग फिजिकल हैपनिंग जो है हमारी बाजू में, जो भी एनी मतलब जो भी घटनाएं घट रही है उनको बता सकते हैं। जैसे मान लो अभी ये मैंने ऑब्जेक्ट पकड़ा, छोड़ दिया सर्टन हाइट से, तो ये नीचे गिरेगा। तो ये नीचे कितने टाइम गिर रहा था, उसका स्पीड बढ़ रहा था कि घट रहा था, एक्सलरेशन क्या था, वगैरह वगैरह वगैरह। ऑल दिस थिंग्स आर नोन एज फिजिकल क्वांटिटीज। अब ये जो फिजिकल क्वांटिटी है इसको कंप्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए, यानी कि मैंने किसी को कुछ फिजिकल क्वांटिटी के बारे में इंफॉर्मेशन दी, किसी पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी के बारे में, तो वो समझने के लिए मैं कितनी इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, वो इंफॉर्मेशन यूजुअली दो टाइप में कन्वर्ट होती है, दो टाइप की होती है। एक होती है उस फिजिकल क्वांटिटी की मैग्नीट्यूड। अब मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है, देखो, अगर मैं ये कहता हूँ कि मेरा वजन है ना 50 किलो है, वैसे 50 किलो है नहीं बाय द वे, लेकिन अगर मैं ये कहता हूँ कि मेरा वजन 50 किलो है, तो इसका सीधा सीधा मतलब हो गया कि कोई एक सर्टन स्टैंडर्ड है 1 किलो, आप जानते हो, उसके मैं 50 टाइम हूँ। अब ये जो नंबर है ना, इसको कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी की मैग्नीट्यूड। और क्या इतना बताने से आपको मेरे साइज के बारे में आइडिया आ गया, तो आप कहोगे हाँ सर लगभग आइडिया आ गया। अगर कल मान लो मैंने आपको कोई काम दिया, मैंने बोला कि बेटा कल आ जाओ, मैं आपको 5 किलो गेहूं देने वाला हूँ फ्री। ओके, अब आप ऐसे केस में एक ट्रक लेके आओगे? ऑफ कोर्स नहीं लेके आओगे। क्यों? क्योंकि उसके साइज से आपको अंदाजा आ गया कि छोटी मोटी चीज़ है, बैग में डाल के लेके जा सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो नंबर था यानी कि मैग्नीट्यूड थी, इससे आपको उस फिजिकल क्वालिटी का कंप्लीट आइडिया आ गया, आपको वो फिजिकल क्वालिटी एक तरह से कंप्लीटली समझ में आ गई। उसी तरह से अगर मैं ये कहूँ कि बेटा एक 5 दिन रुको,
मैं उसके बाद आपका ये प्रॉब्लम आपको सॉल्व करवा के देता हूँ। आपने कोई क्वेश्चन मुझे पूछ लिया मान लो, तो क्या आप क्लास में बैठ के इंतज़ार करोगे मेरा 5 दिन के लिए? नहीं, ऑफकोर्स आप जाओगे, आराम से आओगे। लेकिन अगर मैं यही बोलता कि बेटा 5 मिनट रुको, 5 मिनट के बाद आपका प्रॉब्लम सॉल्व करवाता हूँ, तो क्या यहाँ पे आप रुक के रहोगे? डेफिनेटली रुक के रहोगे। इवन इन दिस केस वो 5 मिनट या फिर 5 डेज, ये क्या होगी? फिजिकल क्वांटिटी की मैग्नीट्यूड हुई, और खाली मैग्नीट्यूड से आपको कंप्लीट फिजिकल क्वांटिटी का आइडिया आ गया। लेकिन कभी अगर मैं ये ऐसा कहूँ, मैंने आपको बोला कि बेटा एक पार्टी है, चलो पार्टी में जाते, यही आपको अगर मैं एक दूसरा एग्जांपल दूं, मैं आपको कहूँ कि बेटा एक पार्टी है, पार्टी में आ जाओ। आपने कहा सर पार्टी कहाँ पे है? मैंने बोला कुछ नहीं, यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है, 10 किलोमीटर आ जाओ, साथ मिलके पार्टी करेंगे, खाना पीना खाएंगे, गाना गाएंगे। अब आप इस केस में मुझे बताइए, क्या खाली इस अकेले नंबर से, अगर मैं आपको ये कहता हूँ कि 10 किलोमीटर डिस्टेंस पे आ जाओ, क्या इस अकेले नंबर से आप पार्टी के डेस्टिनेशन पे एग्जैक्ट पहुंचेंगे? नहीं पहुंच पाएंगे। क्यों नहीं पहुंच पाएंगे? क्योंकि यहाँ पे आपको बस इतना पता है कि कितना दूर जाना है, ये थोड़ी पता है कौन सी डायरेक्शन में जाना है। तो इस केस में आपका दूसरा सवाल मुझसे नेचुरली आएगा, सर एग्जैक्ट लोकेशन बताइए, किस दिशा में जाना है ये बताइए। अगर मान लीजिए अभी अपन पॉइंट ए को है, तो राइट को जाना है, लेफ्ट को जाना है, ऊपर जाना है, नीचे जाना है, एग्जैक्टली कौन सी डायरेक्शन में जाना है ये भी तो बताइए, तब जाके मैं पहुंच पाऊंगा। तो ऐसी केस में आपको मैग्नीट्यूड के साथ और एक चीज की जरूरत है, एंड दैट इज नोन एज डायरेक्शन। तो कुछ फिजिकल क्वांटिटी बच्चों ऐसी होती है जिनको खाली मैग्नीट्यूड बताओ, काम हो गया, कंप्लीटली समझ में आ गई। लेकिन कुछ फिजिकल क्वांटिटी ऐसी होती है जिनको मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी समझना जरूरी होता है। मैंने ऐसी एक है ना छोटी सी ऐड देखी थी, मे बी 1-2-3 सेकंड की ऐड थी। एक अच्छा खासा हट्टा कट्टा इंसान, एक डोर था और ताकत लगा लगा के डोर को पुश कर रहा था ताकि वो डोर खुल जाए। अब डोर खुल ही नहीं रहा था। वो हट्टा कट्टा इंसान परेशान हो गया। फिर थोड़ी देर के बाद क्या हुआ, वहाँ पे एक छोटा सा नन्हा मुन्ना सा बच्चा आया, उसको देखा, उसने थोड़ा सा हंसा, उस डोर को पुल किया और चला गया। अब नीचे सेंटेंस भी आया, एजुकेशन मैटर। जहाँ पे पुल लिखा है वहाँ पे अगर पुश करोगे तो दरवाजा खुलेगा? ऑफ कोर्स नहीं। तो यहाँ पे क्या क्वांटिटी ऑफ फोर्स मैटर कर रही थी? जो भी कुछ फोर्स आपने लगाया वो मैटर कर रहा था, ऑफ कोर्स, बट डायरेक्शन उससे ज़्यादा मैटर कर रही थी। तो ये फिजिकल क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या इंपॉर्टेंट था? डायरेक्शन। तो फोर्स भी एक फिजिकल क्वांटिटी है जहाँ पे मैग्नीट्यूड भी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है। ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज को बोलते हैं वेक्टर्स, और जहाँ पे खाली मैग्नीट्यूड से काम चल जाता है उसको बोलते हैं स्केलर्स। अब स्केलर्स क्या है? A physical quantity which can be completely described by its magnitude alone। खाली मैग्नीट्यूड से कंप्लीटली समझ में आ जाए उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्केलर्स बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे डायरेक्शन का कोई लेना देना ही नहीं है, तो आप स्केलर क्वांटिटी की जो एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, इसको अपन जो सादे अलजेब्रा के रूल इसके पहले पढ़ चुके हैं कि 2 + 3 = 5, बहुत ही सिंपल अलजेब्रा के रूल, उनसे भी स्केलर क्वांटिटी को एड एंड सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। ठीक है। अगर मैं आपको कहूँ कि टू रिप्रेजेंट अ स्केलर क्वांटिटी वी रिक्वायर्ड मैग्नीट्यूड, बस मैग्नीट्यूड लगता है। जैसे मैंने आपको बोला कि 5 किलोग्राम, तो उसमें आप 5 लिख लिया आपको, जो कि एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, और उसका यूनिट लगता है अप्रोप्रिएट यूनिट, वो है किलोग्राम। ठीक है। कुछ एग्जांपल क्या है इसके? मास स्केलर क्वांटिटी का एग्जांपल है, लेंथ है, टाइम है, एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी। अगर आप ये फिजिकल क्वांटिटी को जानते हो बहुत बढ़िया, अदरवाइज आप आने वाले फिजिक्स में इसमें से हर क्वांटिटी से परिचित होने ही वाले हो। तो इस तरह से कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जिसको भैया मैग्नीट्यूड बता दो, काम हो गया, उसको हम लोग कहेंगे स्केलर्स। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज वेक्टर। वैसे समझा चुका हूं, फिजिकल क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमें क्या चाहिए? डायरेक्शन भी चाहिए, यानी कि मैग्नीट्यूड भी चाहिए एंड डायरेक्शन भी चाहिए। समझने के लिए उनको क्या कहते हैं हम लोग? वेक्टर्स। सो व्हाट इज वेक्टर? फिजिकल क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड ओबेइंग द लॉ ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज आर नोन एज वेक्टर्स। देखो अब ऐसा भी होता है, ये जो आखिरी वाला सेंटेंस है ना, एंड ओबेइंग द लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा, ये कुछ लोगों के लिए, कुछ पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी के लिए जरूरी है। यूजुअली जिसको मैग्नीट्यूड है, जिसको डायरेक्शन है, हम उसको वेक्टर के ही देते हैं। लेकिन क्या होता है, कुछ एक्सेप्शनल फिजिकल क्वांटिटी ऐसी है जिनको मैग्नीट्यूड भी है, जिनको डायरेक्शन है, लेकिन वेक्टर के अलजेब्रा के जो रूल है उनको ऑबे नहीं करते। अब आप बोलेंगे कौन से रूल सर? देखिए मान लीजिए, अगर वैसे तो हम लोग इस पूरे चैप्टर में ये सारे के सारे रूल पढ़ने भी वाले हैं। मैंने कहा कि एक ऑब्जेक्ट है, मैंने कहा इस ऑब्जेक्ट के ऊपर है ना बेटा 2 फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं। एक फोर्स है 5 न्यूटन का और एक फोर्स है बोलो 3 न्यूटन का। मैंने बोला कि टोटल दोनों मिलके कितने फोर्स एक्ट हो रहे हैं?
अब आप में से किसी के माइंड में आ जाएगा, सर कितना सिंपल क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप, 8 न्यूटन। देखो बेटा, अगर आप बिना सोचे ये आंसर दे रहे हो तो आप हो सकता है गलत हो सकता है कि 5 न्यूटन फोर्स इस साइड से एक्ट हो रहा हो, 3 न्यूटन फोर्स इस साइड से एक्ट होता हो, अब दोनों की टोटल सिर्फ 2 न्यूटन हो जाएगी। इसका मतलब क्या कि यहाँ पे ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। अगर दोनों एक ही साइड से एक्ट होते तो एडिशन होता, दोनों अगर कोई एंगल में एक्ट होते तो आंसर कुछ अलग ही आता। इसका सीधा सीधा मतलब ये हो गया कि यहाँ पे आप सादे वेक्टर की जो स्केलर वाली एडिशन है जो बचपन से आप करते आ रहे हो उससे आंसर आने वाले हैं नहीं। तो वेक्टर की एडिशन करने के, मल्टीप्लिकेशन करने के अपने आप के कुछ नए रूल्स हैं जिनको हम डिजाइन करेंगे, पढ़ेंगे इस पूरे चैप्टर में। और जो इन रूल को ओबे करेगा, जाहिर है उसको मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, और इन रूल को भी ओबे करेगा, उसी क्वांटिटी को हम लोग वेक्टर कहेंगे। जैसे करंट एक फेमस फिजिकल क्वांटिटी है जिसको मैग्नीट्यूड है 4 एम्पियर 10 एम्पियर, डायरेक्शन भी होता है, इट ऑलवेज ट्रैवल फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अ सेल टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ अ सेल थ्रू एक्सटर्नल सर्किट। लेकिन भैया ये वेक्टर के लॉ को ओबे नहीं करता, इसलिए हमने उसको जायदाद से बेदखल कर दिया है। हम बोलते हैं आपको डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड है, लेकिन लॉ सुनते नहीं हो, आप वेक्टर क्वांटिटी नहीं हो। सो देर आर सम टिपिकल एग्जाम्पल, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे तो अभी ये जो है वेक्टर कैन नॉट बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड बाय रूल्स ऑफ अलजेब्रा, सिंपल प्रॉपर्टी, होप आप रीड भी कर सकते हो। टू रिप्रेजेंट अ वेक्टर क्वांटिटी वी रिक्वायर्ड व्हाट, मैग्नीट्यूड, यूनिट एंड डायरेक्शन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। आपको मैग्नीट्यूड लगेगी कितना है, यूनिट लगेगा तो मान लो फोर्स है तो न्यूटन है, डायरेक्शन लगेगी भैया कौन सी डायरेक्शन में है, तो जहाँ पे पुल लिखा है ना वहाँ पे पुश करके काम नहीं चलता, समझा। तो एग्जाम्पल क्या है बच्चों, इसके कई सारे एग्जाम्पल है। डिस्प्लेसमेंट, कहाँ से निकले कहाँ जा रहे हो, डिस्प्लेसमेंट। जब जा रहे हो तो आपका स्पीड है, मान लो 30 मीटर पर सेकंड से भाग रहे हो, लेकिन डायरेक्शन भी है स्पीड के साथ साथ, तो उसको कहते हैं वेलोसिटी। स्पीड चेंज हो रहा है, आई मीन वेलोसिटी चेंज हो रहा है, तो उसको हम लोग कहते हैं एक्सेलरेशन। अगर आपकी मास को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो उसको बोलते हैं मोमेंटम, और ये मोमेंटम किस रेट से बदल रहा है उसको बोलते हैं फोर्स। तो वैसे तो ये सारे फिजिकल क्वांटिटी आप लोग यहाँ पे नहीं पढ़ने वाले, लेकिन ये कुछ एग्जांपल है, इनको इन एग्जांपल की तरह ही याद रखो। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, फोर्स, ये सारे की सारी जो क्वांटिटीज है इनको डायरेक्शन है, तो ये सारे के सारे वेक्टर क्वांटिटीज है। अब यहाँ पे नीचे एक नोट लिखी हुई है जो कि मैंने ऊपर एक एग्जाम्पल से आपको कह भी दिया कि करंट जो है आपका ये ऐसी क्वांटिटी है जिसको मैग्नीट्यूड है, जिसको डायरेक्शन है, लेकिन ये लॉ को ओबे नहीं करता, इसलिए ये स्केलर है, वेक्टर नहीं। वही कंडीशन यहाँ पे लिखी हुई है। सो होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो स्केलर क्या है वो हमको समझा, वेक्टर क्या है वो भी आपने समझ में ले लिया। इन शॉर्ट स्केलर सिर्फ मैग्नीट्यूड से काम चलेगा, वेक्टर मैग्नीट्यूड भी चाहिए, ओके, डायरेक्शन भी चाहिए, और लॉ भी ओबे करने पड़ेंगे, और आपको लॉ जो है वेक्टर एडिशन के वो ओबे करने पड़ेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर स्केलर्स एंड वेक्टर्स। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर। वैसे स्केलर और वेक्टर के अलावा टेंसर नाम की और एक फिजिकल क्वांटिटी होती है। ऐसी क्वांटिटीज जो कि स्केलर भी नहीं है और वेक्टर भी नहीं है। आप बोलोगे सर ऐसी कौन सी क्वांटिटी होती है? जैसे मान लो मैंने आपको एक रॉड दिया, अब मैंने आपको कहा कि बेटा इस रॉड को रोटेट करना है। आपने यहाँ से एक एक्सेस पास कर दिया और फिर आप इस रॉड को रोटेट करने की कोशिश करोगे। वैसे जब आप इस रॉड को रोटेट करने के लिए कुछ फोर्स अप्लाई करोगे, बाय द वे टॉर्क अप्लाई करोगे, आगे जाके रोटेशन के लिए टॉर्क और लीनियर मोशन के लिए फोर्स लगता है, ये आप पढ़ने वाले हो। फिलहाल तो हम जो अप्लाई करते हैं हमें तो वो फोर्स ही लगता है, लेकिन इफेक्ट एक्चुअली टॉर्क का होता है। तो अगर आपने सर्टन टॉर्क अप्लाई कर दिया, अब क्या होता है वो चीज़ रोटेट होना शुरू हो जाती है, लेकिन आपको फील होगा कि आप रोटेट करते वक्त आपको कुछ अपोज भी हो रहा है। जैसे आप मान लो साइकिल को स्टैंड पे लगाओ, किसी साइकिल को, बाइसिकल को स्टैंड पर लगाओ और उसके पैडल को घुमाने की कोशिश करो, यू कैन फील दैट अपोजिशन। या आपके घर में फैन है, फैन को ऐसा घुमाने की कोशिश करो एंड यू कैन फील दैट अपोज। ये जो अपोज आप फील करते हो ना, इसको कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक ऐसी क्वांटिटी है बच्चों जिसको डायरेक्शन है और डायरेक्शन नहीं भी है, यानी कि ये स्केलर की मतलब वैसे तो ये ना तो स्केलर है ना तो वेक्टर है। आप कहेंगे सर ये स्केलर क्यों नहीं है भला? देखो कहा जाए तो ये एक ही एक्सेस है, तुम इस तरह से रोटेट करो तो अपोज अलग है, इस तरह से रोटेट करोगे मतलब डायरेक्शन चेंज करोगे इसकी रोटेशन की, तो इसकी वैल्यू बदलती नहीं है, ये खाली अपोज है।
तुम किसी भी सेंस में रोटेट करो, उसका अपोज करना वही रहता है। तुम आगे रोटेट करो उतना ही अपोज करेगा, पीछे और रोटेट करो उतना ही अपोज करेगा। तो इससे हमें पता चला कि डायरेक्शन की कोई ज़रूरत है नहीं। तो हमको लगा भैया ये तो स्केलर होना चाहिए। लेकिन इंटरेस्टिंग बात, ये रॉड तुम यहाँ से निकालो और इस रॉड को यहाँ पे डाल दो। अब देखो बॉडी तो मैंने बदली नहीं, लेकिन खाली मैंने एक्सिस का लोकेशन शिफ्ट कर दिया। अब इस केस में ना जो अपोज तुमको हो रहा था ना रोटेट करते वक्त, वो बदल जाता है। अब सेम बॉडी के लिए स्केलर क्वांटिटी तो अलग नहीं आनी चाहिए। मान लो इस रॉड का मैं मास करता हूँ तो अलग आएगा क्या? नहीं आएगा। इस मास का मैं, इस रॉड का मैं वॉल्यूम निकालता हूँ, सरफेस एरिया निकालता हूँ, इसकी डेंसिटी निकालता हूँ, ये बदलेगी नहीं। ये सारी की सारी स्केलर क्वांटिटी है। तो अगर अपोज की भी बात की जाए, यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, वो भी नहीं बदलना चाहिए था, लेकिन बदल रहा है। यानी कि ये स्केलर नहीं है, वेक्टर भी नहीं है, क्योंकि डायरेक्शन के बदलने से बदलता नहीं है। तो ना तो ये वेक्टर है ना तो ये स्केलर है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं एक नई टाइप की क्वांटिटी टेंसर। वैसे हमें इसके बारे में बहुत ज़्यादा कुछ डिटेल है नहीं, तो ज़्यादा टेंशन लेने जैसा कुछ है नहीं आपको, ठीक है। तो चलिए, नाउ वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हाउ टू रिप्रेजेंट अ वेक्टर। वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाए। अब रिप्रेजेंटेशन इस वर्ड का मतलब क्या है बच्चों? देखो, किसी चीज़ को किसी एक सर्टन फॉर्मेट में सामने रखना। अब एक ही चीज़ को रखने के कई सारे फॉर्मेट हो सकते हैं। जैसे मैंने एक सिंपल वर्ड बोला एप्पल, तो हो सकता है कोई बंदा एक डायरेक्ट ओरिजिनल एप्पल ला के दे। हो सकता है कोई बंदा एप्पल का ऐसा मस्त पिक्चर ड्रॉ करे और बोले कि सर हाँ ये एप्पल है। हो सकता है कोई लिख ले स्पेलिंग नाम से एप्पल लिख ले। हो सकता है कोई फोटो निकाल के लाए। तो चीज़ एक ही है, लेकिन अलग अलग तरीके से हम लोग उस चीज़ को क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, थोड़ा एसी चालू कर देता हूँ, मुझे गरम गरम फीलिंग आ रही है। अच्छा, तो एक ही चीज़ को हम कितने अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं बच्चों? देयर आर सो मेनी सेवरल वेज। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाए। वेक्टर को रिप्रेजेंट करते वक्त हमें दो चीज़ों का ख्याल रखना है। जो रिप्रेजेंटेशन हम उसका करेंगे वो मैग्नीट्यूड को भी शो करे और वो डायरेक्शन को भी शो करे। वो मैग्नीट्यूड भी शो करे और डायरेक्शन को भी शो करे। तो पहला जो तरीका है उसको हम लोग कहते हैं एनालिटिकल रिप्रेजेंटेशन या फिर अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन, जिसमें वेक्टर को हम लोग सीधा नाम दे देते हैं। मान लो मैंने ए लिखा, उसके ऊपर सीधा सीधा एरो करते हैं। या अगर आप चाहे तो उसके 2 पॉइंट से रिप्रेजेंटेशन कर सकते हो। एक पॉइंट ए लिया, एक पॉइंट बी लिया और दोनों के ऊपर एरो कर दिया। वेयर ए इज योर स्टार्ट पॉइंट, बी इज योर एंड पॉइंट। हम बोलते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट था, मान लो ए पॉइंट से निकला, मान लो बी पॉइंट को गया, तो उसका जो वेक्टर है, उसका जो डिस्प्लेसमेंट है, हम ए बी बार इस सिंबल से लिखेंगे। देखिए, जैसे आप ये जानते हो ये स्क्वायर रूट का सिंबल है, या आप जानते हो ये सेगमेंट का सिंबल है, सेगमेंट ए बी। या मैंने बोला ये क्या है बच्चों, तो आप बोलेंगे ट्रायंगल ए बी सी है। उसी तरह से अगर मैं इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ तो अलजेब्रा में वेक्टर को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। ए बार कैपिटल लिखिए, स्मॉल लिखिए, ओके, ऊपर एरो कीजिए या खाली बार कीजिए, वो भी चलता है। अगर 2 नाम देते हो तो और बढ़िया। पहला वाला जो होता है वो स्टार्ट पॉइंट होता है, दूसरा वाला एंड पॉइंट होता है। इसका मतलब यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है या जो भी कुछ है वो वेक्टर ए से बी के ओर वाला है। तो दिस इज एनालिटिकल रिप्रेजेंटेशन और इनमें से अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन। अब इसकी मैथमेटिकल वैल्यू कैसे निकाली जाती है वो भी आगे जाके हम लोग इसी वीडियोस में या हो सकता है अगले पार्ट में पढ़े। अब दूसरा है आपका ग्राफिकल, पिक्चर के फॉर्म में उसको कैसे दिखाते हैं। देखो बच्चों, पिक्चर के फॉर्म में यहाँ पे आपको करना क्या होता है, एक स्टार्ट पॉइंट लेते हैं हम लोग। दिस इज योर स्टार्ट पॉइंट, दिस इज योर एंड पॉइंट। ये स्टार्ट पॉइंट है, ये एंड पॉइंट है। यहाँ पे ये जो लेंथ आपको नजर आ रही है ना, वो आपकी मैग्नीट्यूड होती है। अब मैग्नीट्यूड जरूरी नहीं कि हर बार आप एग्जैक्ट साइज की ड्रॉ कर पाए, तो हम कभी कभी इसको ऑन स्केल भी ले लेते हैं। मान लीजिए मुझे ये मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करना चाहिए 10 न्यूटन फोर्स को। ये मैग्नीट्यूड मुझे 10 न्यूटन फोर्स रिप्रेजेंट करे। अब जाहिर है 10 न्यूटन फोर्स का लेंथ, मतलब लेंथ के साथ कैसे निकालेंगे, ये तो फोर्स है और फोर्स को हम लोग लेंथ में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बराबर। तो हम ऐसा कंसिडर करते हैं उस केस में कि मान लो मैंने एक स्केल लिया कि हर 2 सेंटीमीटर या हर 1 सेंटीमीटर आपका 2 न्यूटन फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा। हर 1 सेंटीमीटर जो डिस्टेंस होगा वो क्या करेगा, आपके 2 न्यूटन फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस केस में मैं क्या कर सकता हूँ, इस केस में मैं एग्जैक्टली कुछ इस तरह से ड्रॉ करूँगा। अगर मैं एक डिस्टेंस ड्रॉ करूँ तो ये 2 न्यूटन फोर्स हो जाएगा। 2 ड्रॉ करूँ तो ये 4 न्यूटन, 6 न्यूटन, 8 न्यूटन, इस तरह से 5 सेंटीमीटर का अगर मैं एक सेगमेंट ड्रॉ कर दूंगा तो वो मेरा 10 न्यूटन फोर्स को एक तरह से रिप्रेजेंट करेगा। तो मैग्नीट्यूड हम लोग ऑन स्केल ले लेते हैं। फिर ये जो एरो है, ये एरो आपका डायरेक्शन दिखाता
दिखाता है कि मान लो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, ये जो ऑब्जेक्ट था आपका ये कहाँ पे था, यहाँ पे था, और आप इस डायरेक्शन में उसको फोर्स लगा रहे हो, तो ये एरो जो है वो आपकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। सो ग्राफिकली और यू में से पिक्चोरिकली हम लोग वेक्टर को किसी रे की तरह रिप्रेजेंट करते हैं, जिस रे का जो ये वाला पॉइंट होता है स्टार्ट पॉइंट। और देखिए ज्योमेट्री में या फिर ज्योमेट्री में अलजेब्रा में इवन आप लोगों जो रे ड्रॉ करते हो ना, उसको जो एरो वाला पार्ट होता है वो होता है नेवर एंडिंग, वो बढ़ता ही रहता है, बढ़ता ही रहता है। लेकिन वेक्टर में ऐसा नहीं है, ये आपका एंड पॉइंट है। एंड पॉइंट में भले एरो लिखा है, ये एरो आपका डायरेक्शन दिखाने के लिए है। इवन कुछ सिलेबस में, कुछ पर्टिकुलर बुक्स में आपको ये एरो बीच में किया हुआ दिखेगा। आइडियली ये ज़्यादा सही था, लेकिन बहुत सारी जगह पे एरो एंड को भी करके रखा है। सो दिस इज योर स्टार्ट पॉइंट, दिस वन इज योर एंड पॉइंट। वो जो लेंथ है वो रिप्रेजेंट करती है तुम्हारी मैग्नीट्यूड, और तुम किस डायरेक्शन में जा रहे हो वो रिप्रेजेंट करता है तुम्हारा डायरेक्शन। वैसे आपके माइंड में एक सवाल आएगा, सर डायरेक्शन तो हमने नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट ऐसे सुन के रखे, अब यहाँ पे ये डायरेक्शन कौन सा नाम दे इसको? तो ऐसी केस में ना हम लोग क्या करते हैं पता है, हम लोग ये एंगल गिन लेते हैं। आज के बाद हमारे लिए डायरेक्शन इस वर्ड का सीधा सीधा मतलब होता है ये एंगल। क्योंकि देखो आप डायरेक्शन लिखोगे कितने, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, और चार एक जुड़ा लिए जाए, ऊपर का अपवर्ड डाउनवर्ड भी पकड़े तो 10-12 डायरेक्शन तो नाम से लिखेंगे। अब वो तो ज्योग्राफी में ठीक है, साइंस में तो नहीं चलेगा। साइंस में एक छोटा एंगल, मतलब आप मान लो कि इस दिशा में जाना चाहते थे, और अगर आप एक छोटा सा डिग्री से भी चेंज करोगे तो कितना बड़ा इंपैक्ट होगा। तो इसमें बेटर चीज़ है कि आप डायरेक्शन एक एंगल की तरह गिनो। तो व्हेन आई से द वर्ड डायरेक्शन, इट इनडायरेक्टली मीन द एंगल मेड विद अ रेफरेंस लाइन, किसी एक रेफरेंस लाइन के साथ किया हुआ एंगल। और यूजुअली ये जो रेफरेंस लाइन हम लोग लेते हैं, हम लोग इसको लेते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल किया है, ठीक है। सो होप ये आपको समझ में आ गया है। मैं जरा अपने फोन को थोड़ा बंद रखता हूं, ठीक है। तो चलिए, तो वापस एक बार बताइए मुझे, वेक्टर को पिक्चोरिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इन द फॉर्म ऑफ रे, दिस इज स्टार्ट पॉइंट, दिस वन इज एंड पॉइंट, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ योर वेक्टर, एंड दिस इज डायरेक्शन ऑफ योर वेक्टर। अब यहाँ पे देखिए डायरेक्शन समझ में आ गया, मैग्नीट्यूड समझ आ गई। बाय द वे स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट को और दो नाम है, इसको टेल और हेड भी बोलते हैं। अब बोलोगे सर टेल और हेड, हाँ ऐसा समझ लो कि ये कोई वेक्टर नहीं, कोई सांप है, ऐसा सांप है मान लो ये, पर नहीं तो इस सांप का सर ही तो होगा और इस सांप की पूंछ होगी, तो एक वेक्टर नहीं, मान लो कोई सांप है, तो ये उसका टेल, ये उसका हेड, स्टार्ट पॉइंट, एंड पॉइंट, उसकी लेंथ यानी कि मैग्नीट्यूड, और फिक्स एक्सिस के साथ किया हुआ, टू बी प्रिसाइज पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ किया हुआ एंगल यानी कि आपका डायरेक्शन। सो दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट अ वेक्टर पिक्चोरिकली और यू में से ज्योग्राफिकली। अब आपका काम है कि ये जो थ्योरी पार्ट है इसको पढ़ लो, डायरेक्शन क्या है वो मैंने समझाया, टेल मैंने समझाया, हेड मैंने समझाया। अब एक और टर्म आता है इसमें, सपोर्ट। बेसिकली अगर ये कोई सांप है भैया, तो इस सांप को अगर किसी रस्सी के ऊपर में चलने को बोलूँ तो कैसा रहेगा? ओके, मान लीजिए कोई लाइन है और इस लाइन के ऊपर मैं ऐसा वेक्टर ड्रॉ कर रहा हूँ लाइक दिस। ये कोई लाइन लिया मैंने और इस लाइन के ऊपर मैंने इस वेक्टर को इस तरह से ड्रॉ किया, तो एक तरह से ऐसे लगता है जैसे ये लाइन इस वेक्टर को सपोर्ट कर रही है। इस लाइन को, जो कि आपके वेक्टर से ही जाने वाली लाइन है, इसको हम लोग बोलते हैं सपोर्ट ऑफ द वेक्टर। क्या कहते हैं इसको हम लोग? वेक्टर का सपोर्ट। सो दिस इज टेल, दिस इज हेड, दिस लाइन इज सपोर्ट, दिस एंगल इज डायरेक्शन, this length is magnitude. So hope you understand how to represent a vector graphically. नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों वेक्टर और वेक्टर के टाइप। वेक्टर तो अभी हमको पता चल गया, एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसको मैग्नीट्यूड है, जिसको डायरेक्शन है, और सारे की सारे लॉ को बड़ी ईमानदारी में ओबे करता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग? वेक्टर। अब ये जो हमारा वेक्टर है ना, इसको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है, तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के आधार पर हम उसको कई सारे छोटे मोटे टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। वैसे ये आपको कोई क्वेश्चन नहीं आने वाले बोर्ड में कहीं पे, लेकिन ये टाइप के नाम आपको पता होने चाहिए, क्योंकि बहुत सारी बार जब आप क्वेश्चन को पढ़ते हो तो वहां पे ये नाम आ जाते हैं। अगर आप उन नाम का मतलब ही नहीं जानते तो हो सकता है कि कभी कभी आप क्वेश्चन को कंप्लीटली अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाए और क्वेश्चन समझेगा ही नहीं, तो सॉल्व कैसे करोगे? तो चलिए छोटे छोटे नाम है, आराम से समझते हैं। पहले तो है लाइक वेक्टर। लाइक इसका मतलब क्या होता है? एक ही तरह के, सेम। तो मान लीजिए मैंने एक वेक्टर ड्रॉ किया जो कि फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है।
दूसरा भी वेक्टर मैंने ड्रॉ किया वो फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, या मैंने एक वेक्टर ड्रॉ किया जो कि वेलोसिटी रिप्रेजेंट कर रहा है, मैंने दूसरा वेक्टर रिप्रेजेंट किया, हो सकता है मैग्नीट्यूड कम ज़्यादा हो सकता है, डायरेक्शन अलग अलग हो, बराबर कि नहीं। ऐसे वेक्टर्स को जो एक ही फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम लोग कहते हैं लाइक वेक्टर। कॉमन सेंस है, आप सेम लाइक या लाइक वेक्टर को ही खाली ऐड कर सकते हो। मैंने बोला फोर्स फोर्स में ऐड करो, पॉसिबल है। अगर मैं बोलूँ फोर्स वेलोसिटी में ऐड करो तो पॉसिबल है क्या? ऑफ कोर्स पॉसिबल नहीं है। सो व्हाट इज लाइक वेक्टर? टू वेक्टर्स रिप्रेजेंटिंग द सेम फिजिकल क्वांटिटी, टू और मोर वेक्टर कॉल्ड लाइक वेक्टर इफ दे रिप्रेजेंट द सेम फिजिकल क्वांटिटी। ऑफ कोर्स कॉमन सेंस है। व्हाट इज अनलाइक वेक्टर? जो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते। तो मैंने ये आपको कहा कि दिस इज अ फोर्स रिप्रेजेंटिंग से 10 न्यूटन फोर्स, दिस इज अनदर वेक्टर रिप्रेजेंटिंग से 3 किलोमीटर पर और मीटर पर सेकंड velocity. Okay, now can I add these two vectors? I cannot. Why? Because they represent two different physical quantity, and two different physical quantities cannot be added, cannot be subtracted. I cannot add force into velocity, I cannot add money into mass, right? और स्केलर के लिए भी पॉसिबल नहीं है। चलिए अगला देखते हैं। अगली फिजिकल क्वांटिटी बच्चों इक्वल वेक्टर्स। नाम से ही पता चला इक्वल का मतलब क्या होता है कि सेम है। अब यहाँ पे एक चीज कंपलसरी होनी चाहिए कि दोनों लाइक वेक्टर हो। क्या होनी चाहिए? दे मस्ट बी लाइक वेक्टर। तो मान लो ये एक फोर्स रिप्रेजेंट किया मैंने 10 न्यूटन, उसी डायरेक्शन में जाने वाला सेम मैग्नीट्यूड का मैंने और एक वेक्टर निकाला, तो इस वेक्टर को हम लोग बोलेंगे इक्वल वेक्टर। सो इक्वल वेक्टर्स आर बेसिकली लाइक वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। एक ही फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, सेम मैग्नीट्यूड है, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। निगेटिव किसको कहेंगे? दो वेक्टर है सेम फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पहली चीज। दूसरा, उनके डायरेक्शन एग्जैक्टली अपोजिट है लेकिन मैग्नीट्यूड इक्वल है। जैसे मान लो कोई वेक्टर ऐसे ए इधर जा रहा है, कोई वेक्टर बी इधर जा रहा है, एक दूसरे के एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो उनको हम लोग कहेंगे निगेटिव वेक्टर। मान लीजिए एक वेक्टर है यहाँ से इस साइड में गए, ए एग्जैक्टली उतरा है मैग्नीट्यूड, पीछे गए तो माइनस ए हो जाएगा, या इधर प्लस ए है तो यहाँ पे माइनस ए हो जाएगा। तो टू वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड अपोजिट इन डायरेक्शन रिप्रेजेंटिंग द सेम फिजिकल क्वांटिटी इज नोन एज नेगेटिव वेक्टर। ठीक है, आगे है आपका पैरेलल वेक्टर। अब पैरेलल का मतलब क्या? पैरेलल मतलब जिन दोनों के बीच में एंगल होता है जीरो, लाइक दिस। अब इस केस में ना ये जरूरी नहीं है कि वो दोनों सेम ही फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करे। आई कैन से फोर्स इज पैरेलल टू वेलोसिटी। जैसे मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर मैंने फोर्स अप्लाई कर दिया और उसी डायरेक्शन में मेरा ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो इस केस में मैं क्या बोल सकता हूँ कि फोर्स वेक्टर इज पैरेलल टू वेलोसिटी वेक्टर। सो इस केस में वो डिफरेंट भी होंगे तो चल जाता है। सो टू वेक्टर हैविंग सेम डायरेक्शन, सिर्फ डायरेक्शन सेम है, बाकी और कुछ होना हो फर्क नहीं पड़ता है, उनको हम लोग बोलते हैं पैरेलल वेक्टर्स। सो दे हैव सेम डायरेक्शन। ओके, वन वेक्टर इज अ स्केलर पॉजिटिव और नॉन जीरो मल्टीपल ऑफ द अदर। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी फॉर स्केलर वेक्टर्स। अगर स्पेसिफिकली आपका वो दोनों एक ही फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मान लो मैंने कहा कि एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे फोर्स लग रहा है, उसके ऊपर 5 न्यूटन इस डायरेक्शन में है, मैंने कहा और एक दूसरा फोर्स है उसी दिशा में लग रहा है लेकिन 15 न्यूटन है। अब ये दो वेक्टर देखो, ये पैरेलल है, हाँ पैरेलल है, बाय द वे लाइक भी है क्योंकि एक ही फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इस वेक्टर का नाम रखा मैंने ए बार, इस वेक्टर का नाम मैंने रखा बी बार, तो मैं कहूँगा कि जो वेक्टर बी बार है ना वो वेक्टर ए के 3 गुना है। 3 क्या है? एक नंबर है, नंबर यानी कि खाली मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड यानी कि एक स्केलर। तो मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पे एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के कुछ स्केलर मल्टीपल है। वन वेक्टर इज अ स्केलर, यू में से नंबर मल्टीपल ऑफ अनदर, और ये नंबर पॉजिटिव आएगा जब तक ये पैरेलल है। अब आप बोले कि सर निगेटिव क्यों नहीं? क्योंकि निगेटिव आएगा तो उसकी डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी, और ऐसे वेक्टर्स को हम कहते हैं एंटी पैरेलल वेक्टर। क्या कहते हैं इनको हम लोग? एंटी पैरेलल। इवन इस केस में भी आप लोग दो वेक्टर डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंट करने वाले भी ले सकते हो कि मान लो ये फोर्स है, ये तुम्हारा एक्सेलरेशन है, पॉसिबल है। जैसे आप किसी बॉडी के ऊपर मान लीजिए फोर्स लगाते हैं और उससे उसका वेलोसिटी कम हो रहा है, जैसे कोई बॉडी है मान लीजिए चल रही थी इधर, तुम्हारे फोर्स की वजह से उसका वेलोसिटी घट रहा है, तो उस केस में फोर्स और एक्सेलरेशन दोनों के डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ओके, एक एग्जांपल मैं लेता हूं आपके लिए। मान लीजिए ये कोई बंदा साइकिल चला रहा है, ओके, भगा रहा है साइकिल अपनी। ओके, अब क्या हो रहा है? ये जो साइकिल चला रहा था, आपने इस साइकिल को लगाया यहाँ से अपोजिशन में फोर्स, उससे क्या होगा? उसकी वेलोसिटी घटना शुरू हो जाएगी। उसकी वेलोसिटी हर सेकंड जिस नंबर से घटेगी उसको हम लोग बोलेंगे एक्सेलरेशन। तो इस केस में अगर आपका फोर्स इस डायरेक्शन में तो एक्सेलरेशन आपका इस डायरेक्शन में होगा, दे विल बी अपोजिट इन डायरेक्शन। सो सच वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल। हाँ, इस केस में ये भी हो सकता है कि वो दोनों एक ही फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करें। अगर एक ही फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं,
मान लीजिए दोनों वेलोसिटी रिप्रेजेंट करते हैं, दोनों फोर्स रिप्रेजेंट करते हैं, तो इस केस में मैं बोल सकता हूँ कि एक वेक्टर दूसरे के कुछ तो मल्टीपल है, लेकिन वो एक दूसरे के निगेटिव मल्टीपल आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपके लिए एक एग्जांपल लूँ, चलो मैंने कहा कि एक फोर्स है इस साइड में लग रहा है 5 न्यूटन है, दूसरा फोर्स है ना उल्टे दिशा में लग रहा है लेकिन 15 न्यूटन है, इसका नाम मैं ए रखूँ, इसका नाम मैं बी रखूँ, तो मैं बोल सकता हूँ कि बी जो है ना सर ए के 3 टाइम है, राइट। वेक्टर बी बार इज 3 टाइम ऑफ ए, बट अपोजिट डायरेक्शन के लिए मैंने माइनस साइन भी ले लिया, तो इन दिस केस इट विल बी नेगेटिव मल्टीपल, देयर डायरेक्शंस आर अपोजिट। सो एंटी पैरेलल और पैरेलल ये दोनों के मतलब आपको समझ में आ चुके हैं। आगे है बच्चों कोलीनियर। अब लीनियर का मतलब क्या होता है, लाइन। कोलीनियर मतलब कॉमन लाइन, यानी कि ऐसे दो वेक्टर जिनका सपोर्ट सेम है, एक ही लाइन के ऊपर है। सपोज ये मैंने दो वेक्टर लिए जिनका सपोर्ट सेम है, एक ही लाइन के ऊपर अगर मैं दो वेक्टर ड्रॉ करता हूं, अब जरूरी नहीं है कि वो एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल करे, एक डायरेक्शन में करे, अपोजिट डायरेक्शन में करे, यानी कि पैरेलल हो एंटी पैरेलल हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। आप दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लीजिए या चाहे तो आप दोनों सेम डायरेक्शन में लीजिए। ऐसे वेक्टर जो एक ही लाइन के अलॉन्ग आते हैं, जिनका सपोर्ट कॉमन है, उनको हम लोग बोलते हैं कोलिनियर वेक्टर। कॉमन सेंस है, ऐसे भी तो वेक्टर हो सकते हैं जिनके सपोर्ट अलग अलग है। दो अलग अलग रस्सी पे चलने वाले सांप, अब एक ही रस्सी पे दो सांप चल रहे हैं, तो वो क्या हो गए, वो दोनों सांप हो गए कोलिनियर सांप, ओके, यानी कि हमारे वेक्टर। लेकिन अगर ये दो अलग अलग लाइन पे जाएंगे तो इनको हम लोग बोलेंगे नॉन कोलिनियर वेक्टर्स। ओके, सो प्रॉपर्टी इज रियली वेरी वेरी सिंपल। चलेगा, आगे जाके देखिए, आगे है आपका जीरो वेक्टर। मान लीजिए कोई ऐसा वेक्टर है जिसको डायरेक्शन तो है लेकिन मैग्नीट्यूड उसका जीरो है। अब आप बोलेंगे सर ऐसा कैसा हो सकता है, जिसको मैग्नीट्यूड ही नहीं उसको डायरेक्शन कैसे हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको कहूँ कोई बंदा रेसिंग ट्रैक पे खड़ा है, भाग नहीं रहा लेकिन अभी भागने का सोच रहा है। जब वो भागने का सोच रहा है तो उसका डायरेक्शन तो क्लियर है, लेकिन मैंने पूछा आपको किस वेलोसिटी से या किस स्पीड से भाग रहा है, क्या है उसका मैग्नीट्यूड, तो आप बोलोगे सर जीरो, अभी तो शुरुआत भी नहीं की। या कोई बंदा मान लो फोर्स लगाने की कोशिश कर रहा है, मतलब तैयार है पूरा, अभी फोर्स लगाने ही वाला है लेकिन लगाया नहीं फोर्स उसने, मतलब डायरेक्शन तो है लेकिन मैग्नीट्यूड कितनी है उसकी जीरो। तो ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड जीरो है और डायरेक्शन कुछ तो हो सकती है, हो सकता है नोन है, हो सकता है अननोन है। ओके, तो ऐसे वेक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, जीरो वेक्टर। उसको खाली पॉइंट से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। उसके बाद है प्रॉपर वेक्टर। अब देखिए वैसे टेक्निकली वेक्टर की हम अगर डेफिनेशन के हिसाब से बोले तो उसको मैग्नीट्यूड होना चाहिए, उसको डायरेक्शन होना चाहिए। अब जिसको मैग्नीट्यूड ही नहीं है उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो ये तो एक तरह से इम्प्रॉपर चीज हो गई, प्रॉपर है ही नहीं है। तो उस वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का जो अपना तरीका था उसमें हमने एक स्टार्ट पॉइंट रखा था, एक एंड पॉइंट रखा था, उसकी मैग्नीट्यूड रखी थी। अब मैग्नीट्यूड जीरो है तो भैया स्टार्ट जहाँ पे हुआ एंड वहीं पे हुआ, ये तो पॉइंट पे पॉइंट हुआ, खत्म, वेक्टर तो प्रॉपरली रिप्रेजेंट ही नहीं हुआ। तो एक तरह से जीरो वेक्टर को हम लोग इम्प्रॉपर वेक्टर भी बोल सकते हैं। तो जो जीरो नहीं होगा उसको क्या कहेंगे, उनको हम लोग कहेंगे प्रॉपर वेक्टर। तो जिसकी मैग्नीट्यूड जीरो नहीं है उसको हम लोग कहते हैं प्रॉपर वेक्टर। चलेगा, अब आगे इस चैप्टर का सबसे क्रूशियल वर्ड यूनिट वेक्टर। बहुत बार यूज करते हैं हम लोग इसको, मैथमेटिक्स में यूज करते हो, इसको फिजिक्स में यूज करते हो, और इसको बड़ा समझना सिंपल है बच्चों। देखिए यूनिट इस वर्ड का मतलब होता है वन। यूनिट वेक्टर इस वर्ड का मतलब होता है ऐसा वेक्टर जिस वेक्टर की मैग्नीट्यूड जो है वो वन है। इसकी मैग्नीट्यूड कितनी है, वन है। अब आपके माइंड में सवाल आएगा सर ऐसा टिपिकली वन मैग्नीट्यूड वाले वेक्टर को इतना तवज्जो, इतना रिस्पेक्ट देने का रीजन क्या है। तो एक रीजन समझते हैं। देखो बच्चों, अगर मुझे डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करना है या मुझे डायरेक्शन बतानी है किसी को, तो हम कैसे बताते हैं। मान लो आप किसी रास्ते में कहीं पे तो खड़े थे, आपको कोई आके पूछता है कि सर मुझे इस पर्टिकुलर जगह पे जाना है या इस सिटी में जाना है, कौन सी डायरेक्शन में जाऊं, तो आप क्या करते हो, आप आपका हाथ निकाल के बताते हो बेटा इधर जाओ। तो आपने क्या बताया, आपने एक तरह से डायरेक्शन बताया। यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जिसकी मैग्नीट्यूड अपने आप में वन है, तो मैग्नीट्यूड का कोई काम हमें है ही नहीं, तो ये सिर्फ डायरेक्शन दिखाने के काम आता है। यूनिट वेक्टर वापस सुन लीजिए क्या दिखाने के काम आता है, खाली डायरेक्शन दिखाने के काम आता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपके सामने एक वेक्टर ड्रॉ करूं, सपोज मैंने ये वेक्टर ड्रॉ कर लिया, इसकी मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकती है, सपोज दिस इज सम वेक्टर से ए बार। अगर मैं एक ऐसा वेक्टर ड्रॉ करूं जो कि इसी के डायरेक्शन में जा रहा है और उसकी मैग्नीट्यूड जो एग्जैक्टली वन है, तो ये हो गया यूनिट वेक्टर। यूजुअली
अगर कोई वेक्टर आपको देते हैं जिसकी मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकती है, 1 हो, प्लस हो, माइनस हो, वट एवर में भी, लेकिन उसी के डायरेक्शन में जाने वाला जो दूसरा वाला वेक्टर है और स्पेसिफिकली यूनिट वेक्टर है, तो उसको ए कैप इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो जिसके सर के ऊपर कैप बनी होती है वो हमेशा यूनिट वेक्टर होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर तुम लोग उसके ऊपर बार करते हो तो यूनिट वेक्टर नहीं है। बार कॉमन सिंबल है वेक्टर के लिए, बार करो, एरो करो, आपकी मर्जी। इन दोनों केस में इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकती है, मतलब वो मैग्नीट्यूड 1 भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। लेकिन जब मैं कैप करूंगा ना, तो दैट इज प्रिसाइसली फॉर अ यूनिट वेक्टर, वो सिर्फ यूनिट वेक्टर का सिंबल है। अगर इस केस में मैं आपको कुछ पूछूं, मैं आपको ये पूछूं कि बेटा ये जो दो वेक्टर तुम्हारे सामने लिखे हैं मैंने या ड्रॉ किए हैं, इनमें फर्क क्या है? आप बोलोगे सर ये एक वेक्टर है जिसकी मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकती है, वी डोंट नो व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ दिस पर्टिकुलर वेक्टर इस वाले की, लेकिन ये उसी के डायरेक्शन में जाने वाला लेकिन यूनिट वेक्टर है, यानी कि इसकी मैग्नीट्यूड तो पक्का 1 है। अब मैंने बोला फिर इसकी भी तो कुछ तो मैग्नीट्यूड होगी। आप बोलोगे हाँ सर होगी, लेकिन मुझे पता नहीं है। तो मैंने बोला अच्छा सिंबल में बता दो। आप बोलोगे सर सिंबल में ना वेक्टर की मैग्नीट्यूड को ए सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए आपने ए लिखा तो यू आर ओनली टॉकिंग अबाउट मैग्नीट्यूड, आपने ए बार लिखा तो आप मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को ले रहे हो। इस सिंबल में खाली मैग्नीट्यूड आता है, इसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों रिप्रेजेंट होते हैं। तो सिंबल बहुत इंटरेस्टिंग चीज होती है फिजिक्स में। ओके, तो बीच में थोड़ा सा वीडियो पॉज हो गया था, साउंड एक्चुअली बंद हो गया था। तो मेरे प्यारे दोस्तों में क्या बोल रहा था कि सिंबल बहुत मैटर करते हैं। जिसको सिंबल समझ में आ गए, सिंबल के मतलब समझ में आ गए, वो बंदा बहुत आराम से सिंबलिक लैंग्वेज समझ सकता है और इनको यूज भी कर सकता है। तो जब मैं कहीं पे खाली ए लिख रहा हूँ तो एक्चुअली मैं उस वेक्टर के खाली मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर मैं कहीं पे ए बार या उसके ऊपर एक कैप करके लिख रहा हूँ तो मैं मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अगर मैं आपको ये कहूँ कि बेटा इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड कितनी है, तो आप कहोगे ए। तो अगर मैं आपको ये कहता हूं कि 1 को, यानी कि जिस वेक्टर की मैग्नीट्यूड ए बार है, सॉरी ए कैप है, ये कौन वेक्टर है? आपका यूनिट वेक्टर। इसको अगर मैं ए से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या होगा? थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया था कि मान लीजिए एक वेक्टर है जिसकी मैग्नीट्यूड 3 है, ये एक वेक्टर है जिसकी मैग्नीट्यूड मान लो कोई और नंबर लेता हूं मैं, चलिए 15 है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि जो 15 वाला वेक्टर है ये इसके 5 गुना है? अगर इसका नाम मैंने ए बार रखा, इसका नाम मैंने बी बार रखा, तो यहाँ पे मैं ये बोल सकता हूँ कि वेक्टर बी बार जो है वो 5 टाइम ग्रेटर है वेक्टर ए बार से। उसी तरह से अगर मैं आपको ये बोलूँ कि जो बड़ा वाला वेक्टर है ए बार वो कितना है, तो आप कहोगे कि सर ये जो है बड़ा वाला वेक्टर है ना वो ए टाइम, यानी कि उसके मैग्नीट्यूड टाइम ग्रेटर है 1 से। अब इससे मैंने बोला कि एक बार का फॉर्मूला बताओ, तो आप इधर डिवाइड करने लाओगे। आप बोलोगे सर ए कैप इज इक्वल्स टू ए बार डिवाइड बाय ए। आप ये फॉर्मूला दोनों तरीके से यूज कर सकते हो, तो लाइक दिस एज वेल, लाइक दिस एज वेल, ठीक है। तो व्हाट इज यूनिट वेक्टर? यूनिट वेक्टर इज अ वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। तो अगर ये क्वेश्चन के टर्म में मैं आपको कहूँ कि बेटा कोई एक वेक्टर है, उसके दिशा में जाने वाला यूनिट वेक्टर बताओ, आप कहोगे सर उस वेक्टर को उसी की मैग्नीट्यूड से डिवाइड करो, आपको यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। ओके, सो होप यू अंडरस्टूड दिस। दिस इज नॉट वेरी डिफिकल्ट पार्ट। इसको वैसे लिखने जैसा कुछ है नहीं इसमें, तो मैं इसको रफ कर भी देता हूँ। तो एक बार मुझे खाली बताइए, कोई भी एक वेक्टर है से, अभी नाम में अलग रखता हूँ से, चलो वही रखते हैं ए बार। मैंने बोला बेटा इसी के डायरेक्शन में जाने वाला नन्ना मुन्ना प्यारा प्यारा सा यूनिट वेक्टर तुम कैसे ढूंढोगे? आप बोलोगे कुछ नहीं सर, मैं उसको उसी की मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर डालूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? यूनिट वेक्टर मिलेगा। एक तरह से देखा जाए तो न्यूमरेटर में मैग्नीट्यूड था एंड डायरेक्शन था, डिनोमिनेटर में खाली मैग्नीट्यूड था, तो हमने मैग्नीट्यूड उड़ा दी और जो बचा हमारा आंसर आया उसमें 1 और डायरेक्शन है, यानी कि ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड 1 है और खाली डायरेक्शन दिखाने का काम कर रहा है, यानी कि यूनिट वेक्टर। तो हम यूनिट वेक्टर कब कब कहाँ पे यूज करेंगे? जहाँ पे हमें डायरेक्शन दिखाना है वो काम हमारा यूनिट वेक्टर कर लेगा, चलेगा। नाउ नेक्स्ट इज वेरी स्टैंडर्ड, यूनिवर्सली रिप्रेजेंट करते हैं ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। ऑर्थोगोनल यानी कि एक दूसरे को परपेंडिकुलर, ऑर्थोगोनल इस वर्ड का मतलब होता है एक तरह से परपेंडिकुलर, यूनिट यानी कि जिनकी मैग्नीट्यूड 1 है, वेक्टर। तो बच्चों 3 वेक्टर हमारे लिए बहुत क्रुशियल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए ये मैंने आपका एक एक्सेस ले लिया से y, ये z, ये x, एक्सेस भी क्या ड्रॉ किया मैंने, वैसे आपके सामने यहाँ पे ड्रॉ किए हुए तो इसी को दिखाते हैं। तो मान लो ये आपका एक एक्सेस है, एक्स एक्सेस, दिस इज वाई एक्सेस, दिस वन इज जेड एक्सेस।
एक्स एक्सिस के जाने वाला वैसे तो आप कोई भी वेक्टर ले सकते हो, लेकिन मैंने एक वेक्टर लिया जो कि एक्स की दिशा में जा रहा है, जो कि एक्स की डायरेक्शन में जा रहा है, और मान लो उसका नाम है एक्स बार। अगर मैं एक्स बार को एक्स से ही डिवाइड कर दूं, यानी कि एक ऐसा वेक्टर लूं जिसकी मैग्नीट्यूड 1 है और एक्स की डायरेक्शन में जा रहा है, तो उस वेक्टर को हम लोग आई कैप इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। यूनिवर्सल सिंबल है। आई कैप इज अ यूनिट वेक्टर अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस की दिशा में जाने वाला एक मैग्नीट्यूड वाला वेक्टर जिसका नाम क्या है आपका आई कैप। उसी तरह से मैं वाई की दिशा में जाने वाला मैंने कोई भी एक वेक्टर ले लिया, उसकी मैग्नीट्यूड पता नहीं कितनी है, लेकिन मैंने वेक्टर का नाम रख दिया वाई बार। अब आपने बोला कि सर मुझे तो इस दिशा में जाने वाला नन्ना मुन्ना सा यूनिट वेक्टर चाहिए, तो मैंने बोला बेटा सिंपल है, आप वाई बार को वाई की उसी की मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर लो। उसकी मैग्नीट्यूड को खाली मैंने वाई सिंबल से रिप्रेजेंट किया। ये जो आपको मिला दैट इज यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, और इसको हम लोग जे कैप इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। मैथ्स में भी यही सिंबल यूज किया जाता है। सो व्हाट इज जे कैप? इट इज यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव वाई एक्सिस। उसी तरह से मैंने आपको बोला कि जेड के लिए भी लेते हैं, तो मान लो जेड की दिशा में जाने वाला आपने एक वेक्टर ड्रॉ कर लिया जिसका नाम था जेड बार, फिर मैं उसको उसी की मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूं तो जो मुझे मिलेगा वो जेड की डायरेक्शन में जाने वाला यूनिट वेक्टर मिलेगा जिसका नाम रखा है हम लोगों ने के कैप। तो आई, उसके बाद जे, उसके बाद के, ऑफ कोर्स ऊपर की कैप भी निकालो, बिना कैप के वो अच्छे नहीं दिखते हैं। ओके, तो ये जो तीन लोग हैं ना बच्चों, इनको बोलते हैं यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। इन अनदर वर्ड इन्हीं को बोलते हैं ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स, यानी कि ये तीनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। अब यहाँ पे एक चीज आपको समझना बहुत जरूरी है। मैंने कहा इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, मैंने ये नहीं कहा अलोंग द एक्स एक्सिस। दोनों में अंतर है। आप बोलोगे सर क्या अंतर है? चलो इसको मैं समझाता हूँ आपको क्या अंतर है। देखिए, जब मैं बोलता हूँ अलोंग एक्स एक्सिस तो इट मस्ट बी ड्रॉन ऑन एक्स एक्सिस ओनली, लेकिन जब मैं बोलता हूँ इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस तो इट कैन बी समवेयर, एनीवेयर, बस खत्म, कहीं पे भी हो सकता है। बस उसका काम क्या है, बेटा तू एक्स की दिशा में जा। तुम्हारे सामने जितने ड्रॉ किए मैंने सारे के सारे आई कैप ही है, इन सब की मैग्नीट्यूड 1 है और डायरेक्शन एक्स के दिशा में है। सो यूनिट वेक्टर along x axis नहीं कहा मैंने, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ x axis कहा है। सो व्हाट इज आई कैप? इट इज यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव x axis। इवन मैं यहाँ पे भी ड्रॉ करूँ, आप कहोगे ये सर ये तो निगेटिव पार्ट हो गया। बेटा डायरेक्शन कहाँ पे जा रहा है? पॉजिटिव की ओर, तो ये आपका आई बार ही है। सो व्हाट इज आई बार? इट इज यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव x axis, मैग्नीट्यूड 1 x के पॉजिटिव की ओर जा रहा है, उसका नाम क्या? आई कैप। उसी तरह से जे तुम कहीं पे भी ड्रॉ करो, तुम जे यहाँ पे ड्रॉ करो, यहाँ पे ड्रॉ करो, उसके ऊपर ड्रॉ करो, बाहर ड्रॉ करो, ऑल दीज आर जे कैप, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। सिमिलरली के कैप, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस। तो ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर हमारे इस चैप्टर का या इस पर्टिकुलर लेक्चर का आपको याद रखने वाला सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो होप यू अंडरस्टैंड एंड यू विल रिमेंबर दिस। ठीक है, इसके बाद आगे क्या है देखते हैं। इसके बाद आगे है बच्चों और दो वेक्टर, एक है फ्री वेक्टर, एक है लोकलाइज वेक्टर। देखिए, कुछ वेक्टर आपके लिए ऐसे आते हैं बच्चों कि आप उस वेक्टर को पैरेलली, मतलब बिना उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बदले कहीं पे भी शिफ्ट कर सकते हो। मान लो ये तुम्हारा वेक्टर ए बार है, अब तुमने इसको बिना कुछ किए, मतलब बिना इसकी मैग्नीट्यूड बदले, बिना इसकी डायरेक्शन बदले यहाँ पे शिफ्ट कर लिया। ओके, या फिर आप लोगों ने यहाँ पे शिफ्ट कर लिया। सो ना तो मैग्नीट्यूड बदली ना तो डायरेक्शन बदला। ऐसा जो वेक्टर है जिसका पूरा उसको पैरेलली शिफ्ट करना पॉसिबल होता है उसको बोलते हैं फ्री वेक्टर। सो व्हाट इज अ फ्री वेक्टर? अ वेक्टर विच ओनली द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस आर स्पेसिफाइड, जिसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन स्पेसिफाइड है, लोकेशन फिक्स नहीं है, यानी कि आप कहीं पे भी शिफ्ट कर सकते हो, एंड नॉट द पोजीशन और द लाइन ऑफ एक्शन, लाइन ऑफ एक्शन फिक्स नहीं है, इज नोन एज फ्री वेक्टर, एंड ऑफ कोर्स इट कैन बी मूव एनीवेयर। फ्री वेक्टर कैन मूव पैरेलल टू इटसेल्फ। लोकलाइज वेक्टर क्या है? लोकलाइज वेक्टर का मैग्नीट्यूड फिक्स होता है, डायरेक्शन फिक्स होता है, इनफैक्ट पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन फिक्स होता है कि इसी पॉइंट को फोर्स लगाना है। ऐसी वेक्टर को हम लोग पैरेलली शिफ्ट नहीं कर सकते। आप उस वेक्टर को एक जगह से दूसरी जगह पे मैग्नीट्यूड डायरेक्शन बदले बिना या इवन बदल के कैसे भी शिफ्ट नहीं कर सकते, उसको बोलते हैं लोकलाइज, यानी कि लोकल है। वो बोलता है अपन यही के यही पे रहेंगे, कहीं पे नहीं जाएंगे। ओके, सो द लोकलाइज वेक्टर इज अ वेक्टर विच वी नोन इट्स मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड नोन होता है, एंड इट्स डायरेक्शन एंड इट्स पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन मतलब किस पॉइंट पे लगा रहे। लोकलाइज वेक्टर कैन नॉट बी मूव, लोकलाइज वेक्टर को मूव नहीं कर सकते। ये सेंटेंस यहाँ पे खत्म हो रहा है, दूसरा स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, सो उसका जो होता है ना, कौन सा वाला पॉइंट, स्टॉप, फुल स्टॉप, वो मिस हो गया था। चलिए आगे है कोप्लेनर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ प्लेन?
एक फ्लैट सरफेस को कहते हैं प्लेन। अगर आपने एक फ्लैट सरफेस के अंदर कई सारे वेक्टर ड्रॉ कर ले, 2 3 4 10 व्हाटएवर में भी, सारे एक ही फ्लैट सरफेस के अंदर है, तो ऐसे वेक्टर्स को हम लोग बोलते हैं कोप्लेनर वेक्टर्स। क्या कहते हैं हम लोग इनको? कोप्लेनर वेक्टर। लेकिन ये भी तो पॉसिबल है कि आपने जो वेक्टर ड्रॉ किए हुए अलग अलग प्लेन में, मान लो अभी यहाँ पे ये तो स्पेस है 3 है, मैंने एक वेक्टर इधर ड्रॉ किया, एक आपकी ओर आ रहा है, एक ऊपर जा रहा है, एक इधर है, एक इधर है, एक ऊपर जा रहा है, तो ये क्या तीनों एक ही प्लेन में? नहीं, अलग अलग प्लेन में। अब इस डायग्राम में भी देखोगे तो देखो ये स्टार्ट पॉइंट है, यहाँ पे मान लो ये मैंने स्टार्ट पॉइंट लिया, एक मान लो इधर जा रहा है, एक ऊपर जा रहा है, एक यहाँ पे जा रहा है। सो दीज वेक्टर्स आर इन डिफरेंट पॉसिबल प्लेन। ऐसे वेक्टर्स को बोलते हैं नॉन कोप्लेनर। सो कोप्लेनर मतलब एक ही प्लेन में, नॉन कोप्लेनर मतलब अलग अलग प्लेन में। ठीक है, आगे देखते हैं बच्चों। अच्छा, इससे मैं आपसे एक ऐसी प्रॉपर्टी पूछना चाहता हूं, अगर मैं कोई भी 2 वेक्टर लूं तो क्या वो एक ही प्लेन में होंगे? इफ आई चूज एनी 2 वेक्टर, कैन दैट वेक्टर विल बी ऑलवेज इन अ प्लेन? अगर मैंने मान लो ये एक वेक्टर लिया आपके सामने और एक वेक्टर ले लेता हूं, रुकिए, तो देखिए 2 वेक्टर मैंने ऐसे ले लिए, कैन यू सी दिस? तो जरूरी नहीं कि दोनों एक ही प्लेन में है, बट अगर ये फ्री वेक्टर है और मैं उनको मूव कर सकता हूं तो आई कैन ब्रिंग देम इन अ सिंगल प्लेन। तो ऐसा कहना कि अगर 2 ही वेक्टर तो एक प्लेन में रहेंगे ही, ये हमेशा सही नहीं है। इफ दे आर फ्री वेक्टर एंड कैन बी मूव देन दे मे बी इन अ सिंगल प्लेन। ठीक है, आगे है बच्चों को इनिशियल वेक्टर। इनिशियल का मतलब होती है शुरुआत, को का मतलब होता है कॉमन। जिनका इनिशियल यानी शुरुआत वाला पॉइंट कॉमन है उनको बोलते हैं को इनिशियल वेक्टर। तो ये वो वेक्टर है जिनका इनिशियल शुरुआत वाला पॉइंट कॉमन है, इसी पॉइंट से सारे लोग निकले हैं, अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, इनको बोलेंगे को इनिशियल। को इनिशियल कोप्लेनर भी हो सकते हैं, नॉन कोप्लेनर भी हो सकते हैं। एक ही पॉइंट से निकल के अलग अलग प्लेन में भी जा सकते हैं, एक ही पॉइंट से निकल के एक ही प्लेन में भी रह सकते हैं। व्हाट इज को टर्मिनस? टर्मिनस मतलब टर्म हो गया उसका खत्म, यानी कि हो गया एंड। को मतलब क्या? कॉमन। तो जिसका टर्मिनल एंड पॉइंट कॉमन है उनको बोलते हैं को टर्मिनल वेक्टर। सो लुक दिस, ऑल दिस वेक्टर्स कम एंड एंड इनटू अ सिंगल पॉइंट, इनको बोलेंगे हम लोग को टर्मिनल वेक्टर। ऑफ कोर्स अगेन को टर्मिनल कैन बी कोप्लेनर, एक ही प्लेन में हो सकते हैं। को टर्मिनल कैन बी नॉन कोप्लेनर, अलग अलग प्लेन में भी हो सकते हैं। एंड फाइनली आखिरी वाली चीज, आखिरी वाला पार्ट आज के लेक्चर का, एंड दैट इज पोजीशन वेक्टर। पोजीशन को दिखाने वाले वेक्टर को कहते हैं हम लोग पोजीशन वेक्टर। मान लीजिए आप स्पेस में कहीं पे, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हो, सो पॉइंट पे अब मैंने आपको पूछा बेटा तुम कहाँ पे हो, तो तुम्हारी लोकेशन को दिखाने के लिए एग्जैक्टली हम लोग क्या करते हैं? 3 वेक्टर लेते हैं। अगर आप स्पेस में हो तो ओके, अगर आप प्लेन में हो, मान लो आप लोगों ने एक कैरम बोर्ड लिया ऐसा, ये कोई कैरम बोर्ड जानते हो आप लोग? ओके, फ्लैट सरफेस है। इस कैरम बोर्ड के ऊपर यहाँ पे आपका स्ट्राइकर पड़ा हुआ है। मैंने बोला बेटा ये स्ट्राइकर एग्जैक्टली कहाँ पे है? अब ये मैथमेटिकल टर्म में बताना है। तो आपने क्या सोचा कि चलो एक काम करते हैं, कैरम बोर्ड के किसी भी एक कॉर्नर को एज ओरिजिन की तरह ट्रीट करते हैं, या आपने सोचा चलो कैरम बोर्ड का जो मिडल है उसको हम लोग एक एक्सेस से रिप्रेजेंट करते हैं, से वाई एक्सेस, फिर और एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, वी कंसिडर इट एज एक्स एक्सेस, और फिर यहाँ पे आप लोगों ने इन दोनों एक्सेस के कंपेयर में ये ओरिजिन से एक लाइन ड्रॉ कर लिया जो कि तुम्हें उसकी पोजीशन बता रहा है। तो ये जो वेक्टर मैंने येलो कलर से अभी ड्रॉ किया है जो आपके स्ट्राइकर की पोजीशन आपको बता रहा है उसको बोलेंगे पोजीशन वेक्टर। यही चीज़ अगर स्पेस में होगी तो स्पेस में भी मैं ऐसा एक लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ विच स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन एंड एंड टू यूर लोकेशन, जहाँ पे आप हो उसकी लोकेशन को बताता है। इसका नाम अगर मैं ओ रखूँ, इसका पी नाम रखूँ, तो आपका नाम मैं पी बार भी रख सकता हूँ और ओ पी बार भी रख सकता हूँ। सो दिस इज योर पोजीशन वेक्टर। सो इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट थे, सिंपल कॉन्सेप्ट थे। होप आपको सब कुछ समझ में आ चुके हैं। तो अब मैं ये चाहता हूँ कि आप इस वीडियो के सारे कॉन्सेप्ट के प्रॉपर नोट्स बनाएं, ज़रूरत पड़ी तो रिवीजन कीजिए। बहुत सारे कुछ इसमें फार्मूले है नहीं है, सब चीज़ों को अंडरस्टैंड करोगे तो ऑफकोर्स अगले आने वाले टॉपिक भी बड़े अच्छे से अंडरस्टैंड होंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, स्लोगन याद रखिए हमारा क्या है? स्टॉप मेमोराइजिंग, स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग। सो लेट्स एंजॉय स्टडी। बाय बाय।